दोस्तों, प्यार अंधा होता है ये कहावत तो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। लेकिन जब यही प्यार पागलपन में बदल जाता है तो क्या कुछ होता है, इसका अंदाजा आपको हमारी आज की इस स्पेशल वीडियो से पता चलेगा। 2019 में आई एक ऐसी खौफनाक मर्डर मिस्ट्री जिसमें एक महिला के लापता होने पर 5 लोगों की जिंदगी में बदलाव आने लगा और कहानी के हर पड़ाव पर एक नया राज बाहर आने लगा, जिसका कनेक्शन बिजली के तारों की तरह इतना उलझा हुआ था कि इसने सिनेमा घर में बैठे अपने दर्शकों को एक सेकंड के लिए भी उठने नहीं दिया। मूवी का नाम है ओनली द एनिमल्स और रोटेन टोमेटोज से मिले 93% ये बताने के लिए काफी हैं कि आखिर यहाँ इतना झोलझाल क्यों होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारी इस कहानी की शुरुआत अफ्रीका के नौजवान रोलेक्स को दिखाकर होती है, जो कि अबुजान से साइकिल चलाते हुए अजीबोगरीब तरीके से अपनी पीठ पर एक बकरी को बांधकर बिल्डिंग में दाखिल होता है और एक अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाकर पापा सैन्यू का जिक्र करता है, जिसके साथ कहानी का ये हिस्सा यहीं पर कट हो जाता है। और अब हमें फ्रांस के सबसे बर्फीले हिस्से मैसिफ सेंट्रल में रहने वाली एलिस फेरांज से रूबरू कराया जाता है, जो कि पेशे से एक इंश्योरेंस एजेंट होती है और वहाँ जोसेफ बोनेफाइल से मिलने उसके फार्म में आई हुई थी। दोनों बाहर थोड़ी बहुत काम की बातें करते हैं और फिर अंदर पहुँचते ही अचानक एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं, जिससे हमें ये साफ साफ समझ में आता है कि एलिस न केवल यहाँ जोसेफ से काम के लिए मिलने आई थी, बल्कि उन दोनों का चक्कर भी चल रहा था और इसका यहाँ आना जाना बेहद आम बात है। इसी दौरान एलिस की नजर जोसेफ पर जाती है। वो आज थोड़ा परेशान सा नजर आ रहा था। एलिस उससे इसकी वजह भी पूछती है, मगर जोसेफ हल्का सा सरदर्द बताकर बात को टाल देता है। वहीं वापस जाते समय एलिस को जोसेफ के घर के पास एक गाड़ी नजर आती है, लेकिन उस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि जोसेफ तो यहाँ अकेले ही रहा करता था। हालांकि एलिस के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके घर में उसका पति माइकल और पिता भी साथ रहते थे, जिन्हें उसके इस अफेयर के बारे में हल्का सा भी अंदाजा नहीं था। घर पहुँचने पर एलिस को टीवी पर बर्फीले तूफान और एक गुमशुदा औरत की न्यूज मिलती है। इसके बारे में वो अपने पति माइकल को बताती है, जो अपने काम में ही बिजी था। और जब ये बात उसने अपने पिता को बताई तो वो उल्टा उसे उसकी बिगड़ी हुई शादी के बारे में सवाल जवाब करने लगे, जिनकी बातों को एलिस ने इग्नोर करना ही सही समझा। अगले रोज वो एक बूढ़ी महिला के इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में लगी थी। तभी वो औरत एलिस को अपने पति के साथ प्यार मोहब्बत से रहने की सलाह देने लगी, क्योंकि जो लड़की गायब हुई है वो अपने पति से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। उसी दिन न्यूज से उसे मालूम पड़ता है कि उस औरत का नाम इवेलिन डुकैत है, जो कि पेरिस की रहने वाली है और अपने पति के साथ इसी इलाके में वेकेशंस पर आई थी। मगर दुर्घटना के दौरान उसका पति वहां मौजूद नहीं था। इसी केस के सिलसिले में कुछ दिन बाद एलिस के घर पर लोकल पुलिसमैन कैड्रिक विजियर आता है और वो एलिस से उस महिला को लेकर कुछ सवाल करता है, क्योंकि उसे मालूम था कि एलिस अक्सर अपने काम के चलते उस इलाके में आया जाया करती थी। पर एलिस एवेलिन को देखने से साफ साफ इनकार कर देती है और न उसने जोसेफ के घर से लौटने के दौरान देखी गई एवेलिन की गाड़ी का जिक्र किया। शायद वो इन सब के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती होगी। इसके अलावा माइकल को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, जिसकी वजह से कैड्रिक को खाली हाथ ही वहाँ से जाना पड़ता है। जैसे ही कैड्रिक घर से बाहर निकलता है, माइकल एलिस के पास आकर बोलता है कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में अच्छे से पता है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम वहाँ आती जाती रहती हो, इसीलिए इतनी भी मासूम बनने की कोशिश मत करो जितनी तुम हो नहीं। ये सुनकर तो एलिस दंग रह जाती है। जिस बात को वो इतने सालों से छुपाने की कोशिश कर रही थी, न जाने कैसे आज माइकल को मालूम पड़ गई। अगली सुबह एलिस जोसेफ से मिलने उसके घर जाती है, पर वो घर में नहीं था। एलिस उसे ढूंढते ढूंढते फार्म हाउस में पहुंचती है, जहां पर जोसेफ का कुत्ता मरा पड़ा था और कुछ ही दूरी पर खड़ा जोसेफ बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। एलिस उसे संभालने की कोशिश करती है, पर जोसेफ ना जाने ऐसी कौन सी उलझन में था कि गुस्से में उसे ही धक्का मारकर वहां से जाने के लिए कहता है। उसका ऐसा बर्ताव एलिस को अंदर से काफी दुख पहुंचाता है। बेचारी नम आंखों से वापस अपने घर आ जाती है। घर पर वो माइकल को किसी से बातें करते हुए सुनती है। वो किसी से कह रहा होता है कि मैं किसी भी हाल में पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। इससे पहले कि एलिस उससे कुछ पूछ पाती, वो बिना कुछ बताए ही घर से बाहर निकल जाता है और देर रात जब वो लौट कर आता है तो उसकी नाक से खून बह रहा होता है। एलिस को लगता है कि जरूर माइकल और जोसेफ के बीच उसको लेकर लड़ाई हुई होगी और गुस्से में उसने जोसेफ के कुत्ते को मार दिया होगा। हालांकि माइकल एलिस के इन सवालों का कोई जवाब नहीं देता और उल्टा अगली सुबह वो भी एवेलिन की तरह रहस्यमयी तरीके से घर से गायब हो जाता है। एलिस ऑफिसर कैड्रिक को कॉल लगाती है और उससे माइकल को ढूंढने में मदद मांगती है। दोनों सबसे पहले जोसेफ के घर जाते हैं, क्योंकि एलिस को यकीन था कि हो ना हो ये सब कुछ उसके अफेयर की वजह से हो रहा है।
पहाड़ों पर उन्हें माइकल की खाली गाड़ी नजर आती है, जिसमें माइकल से रिलेटेड ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिलता और ना ही वो जोसेफ के घर पर मिलता है, जिसके बाद माइकल को गुमशुदा घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद हमें कहानी के दूसरे पड़ाव यानी कि जोसेफ से रूबरू कराया जाता है, जो कि अपने कुत्ते के साथ अकेले रह रहा होता है। उसकी जिंदगी में खेतों और पालतू जानवरों के अलावा कुछ भी खास नहीं था। वो बेहद साधारण तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन एक रोज उसे अपने घर के बाहर एक महिला की लाश मिलती है। इससे पहले कि वो कुछ सोच समझ पाता, तभी एलिस उसके घर आ जाती है। जोसेफ फौरन लाश को वहीं छोड़कर एलिस से मिलने चला जाता है और ये उसी दिन की बात है जब जोसेफ के करीब आते वक्त एलिस को वो थोड़ा परेशान सा नजर आता है। दरअसल इस परेशानी की वजह वही डेड बॉडी थी, मगर जोसेफ इसके बारे में उससे कुछ भी जिक्र नहीं करता। एलिस के जाने के बाद जोसेफ उस लाश को घर से थोड़ी दूर ठिकाने लगाने की सोचता है और बॉडी जंगलों के बीचों बीच छोड़कर जाने लगता है, पर ना जाने क्यों उसके पैर थम जाते हैं और उसे लगता है कि एक बार इस महिला को देख भी लेना चाहिए कि आखिर ये है कौन। ऐसे में जैसे ही जोसेफ लाश का मुंह खोलता है तो देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एवलिन ही होती है और किसी ने उसका गला घोंटकर मारा था। इतनी खूबसूरत लड़की को आंखों के सामने देखकर जोसेफ का मन बदल जाता है और वो उसे अपने फार्म हाउस पर पड़े घासों के बीच छुपा देता है। फिर कुछ दिन बाद जब कैड्रिक उसके घर एवलिन के बारे में पूछताछ करने आया तो जोसेफ ने ऐसी किसी भी लड़की को देखने से साफ इनकार कर दिया, पर कैड्रिक को उसकी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जोसेफ का डॉग बार बार फार्म हाउस की तरफ इशारा करते हुए जोर जोर से भौंक रहा था, जिससे कैड्रिक को दाल में कुछ काला नजर आता है। मगर वो कुछ भी कहे बगैर ही फिलहाल वहाँ से निकल जाता है। अकेलेपन में जिंदगी काट रहे जोसेफ के लिए एवलिन की बॉडी में उसे अपना दोस्त नजर आने लगा और वो दिन रात उसी के पास पड़ा रहता था, उससे ढेर सारी बातें करता था, उसे खाने के लिए खाना देता था, यहाँ तक कि वो उसके साथ सोने भी लगा था। उसका पागलपन तो इस हद तक बढ़ गया कि एक रोज जब उसके कुत्ते ने एवलिन के शरीर को काटने की कोशिश की तो उसने उसे जान से मार दिया। वो धीरे धीरे एवलिन के प्यार में पागल हो गया था और उसे इमेजिन करके जिंदा समझने लगा था। इसी दौरान एलिस उससे मिलने के लिए आती है, मगर जोसेफ उसे वहाँ से भगा देता है। जोसेफ को एहसास होता है कि जल्द से जल्द एवलिन को यहाँ से कहीं दूर जगह पर शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना एलिस की तरह एक रोज कैड्रिक भी यहाँ पर आ जाएगा और उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगा। पर इस पागलपन में आगे वो कुछ ऐसा करने वाला था जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल जाएगा। जी हाँ, अगले ही पल जोसेफ एवलिन की लाश को कंधे पर लादकर एक सिंक होल तक लेकर जाता है और उसे उसमें फेंककर खुद भी उसमें कूदकर अपनी जान दे देता है। जरा सोचकर देखिए, आखिर कोई शख्स एक मरी हुई लाश से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि उसे जिंदगी और मौत के बीच का फासला तक समझ में नहीं आता। वाकई बेहद हैरत अंगेज बात थी। यहाँ से कहानी अपने तीसरे पड़ाव पर पहुंचती है और हमें नए कैरेक्टर मैरियन से रूबरू कराया जाता है। मैरियन समुद्र के किनारे मौजूद एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी और यहीं पर उसकी मुलाकात डिनर करने आई एवलिन से होती है। दोनों के बीच हल्की फुल्की फ्लर्टिंग होती है और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि उनका अफेयर शुरू हो जाता है। अब मैरियन और एवलिन के बीच में मेलजोल का सिलसिला शुरू हो जाता है और दोनों पूरा दिन एक दूसरे की बाहों में पड़े रहते थे। इस बीच एवलिन उसे बताती है कि वो शादीशुदा है, लेकिन उसके पति को इस रिश्ते से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद उन दोनों का ये अफेयर कई दिनों तक चलता रहा और एक रोज अचानक एवलिन मैरियन के नाम से खत छोड़कर चली गई। सुबह जब मैरियन की आंखें खुली तो उसे एवलिन कहीं भी नजर नहीं आई, बस सामने उसका खत पड़ा था जिसमें साफ साफ लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अभी मुझे अपने पति के साथ वेकेशंस पर गांव जाना है, मगर मैं वादा करती हूँ कि जल्दी ही वापस आऊंगी। ये पढ़कर मैरियन थोड़ी उदास जरूर हो जाती है, लेकिन अपने प्यार का इंतजार करने का फैसला करती है। कई दिन बीतते हैं और फिर महीने और फिर कई महीने एवलिन अभी तक वापस नहीं आई थी, जिसके बाद प्यार में पड़ चुकी मैरियन खुद उसके गांव में जाकर उसे ढूंढने का फैसला करती है और अकेले ही मैसिव सेंट्रल की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ वो पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के सहारे गांव के करीब पहुंच जाती है, लेकिन आगे जाने के लिए उसे कोई भी साधन न मिलने की वजह से वो बीच रास्ते पर लिफ्ट मांगने लगती है। यहीं पर उसके आगे माइकल अपनी गाड़ी रोक देता है, लेकिन जैसे ही उसकी शक्ल देखता है तो बिना लिफ्ट दिए मैरियन के सामने से निकल जाता है। हालांकि किसी तरह मैरियन कई किलोमीटर के पैदल सफर करने के बाद एवलिन तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। एवलिन अपने घर में अकेली रह रही थी और वो उससे पूछती है कि आखिर उसे इस जगह के बारे में कैसे पता, जिस पर मैरियन बताती है कि एक बार उसने यहाँ का जिक्र किया था और इसीलिए वो आज यहाँ पहुँच पाई। दोनों एक बार फिर से
से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पर जब मैरियन ने उसे बताया कि वो एवलिन से प्यार करती है तो ये सुनकर एवलिन थोड़ी सी हिचकिचा जाती है। शायद उसे जिंदगी में किसी तरीके की लत नहीं चाहिए थी और ना ही वो इस प्यार व्यार के चक्कर में फंसना चाहती थी। मैरियन से छुटकारा पाने के लिए वो उसे अगले ही दिन एक होटल में लेकर जाती है और रूम बुक करवाकर कुछ पैसे भी देती है और जाते जाते कहती है कि वो उसे अपने साथ अपने घर पर नहीं रख सकती। पर मैरियन उससे पैसे लेने से साफ साफ इनकार कर देती है और खाली हाथ ही वहाँ से चली जाती है। पैसों की तंगी की वजह से वो कैंप साइड में रहने का फैसला करती है और यहीं से एवलिन को पाने की कोशिश करना भी शुरू करती है। सुबह की प्यार भरी गुड मॉर्निंग के मैसेज के साथ वो रोजाना उसके पीछे आती जाती रहती है और दिन में सैकड़ों बार अपने प्यार का इजहार करती, मगर एवलिन उसे अपने से जितना हो सके उतना दूर रखने की कोशिश करती है और अंत में वो उसे सीधे उससे ये कहकर पीछे छुड़ाने लगती है कि जल्द ही उसका पति यहाँ आने वाला है, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर मैरियन को काफी दुख होता है, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। उसी रात उसे बाहर किसी के होने का एहसास होता है, मानो उस पर कोई नजर रख रहा हो। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है वो शख्स भाग चुका था। वैसे तो ये मैरियन के लिए सोचने वाली बात थी कि आखिर ये शख्स है कौन, लेकिन इससे भी ज्यादा उसे एवलिन को वापस अपनी जिंदगी में पाने की पड़ी थी। सुबह मैरियन को अपने कमरे में एक एनवलप मिलता है जिसमें पैसे भरे हुए थे। उसे लगा कि ये हरकत एवलिन की है, जिसकी वजह से वो उस पर जोर जोर से चिल्लाती है, क्योंकि मैरियन के लिए ये पैसे कोई भी अहमियत नहीं रखते थे। अगर कुछ जरूरी था तो वो थी सिर्फ और सिर्फ एवलिन। बस किसी तरह वो उसे अपना बनाना चाहती थी। पर बदकिस्मती से रात में एवलिन उसके पास आकर ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ जाता है कि गुस्से में वो उसे तमाचा मारकर वहाँ से जाने लगती है, इस बात से अनजान कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बस वो रात थी और आज की रात एवलिन फिर कभी नहीं मिली। कुछ दिन बाद कैड्रिक मैरियन से मिलने के लिए आता है और उससे एवलिन के बारे में पूछता है, क्योंकि मैरियन ही वो अकेली महिला थी जिससे एवलिन ने आखिरी बार मुलाकात की थी। अपने प्यार के जाने के गम में पहले से परेशान मैरियन को जब एवलिन के लापता होने की बात मालूम पड़ती है तो वो बिखर जाती है और कैड्रिक से उन दोनों के बीच चल रहे अफेयर की सारी सच्चाई बयां कर देती है। लेकिन हकीकत में एवलिन कहाँ है इसका पता उस बेचारी को भी नहीं था। कैड्रिक के जाने के बाद ना जाने कैसे वहाँ पर माइकल आ जाता है और मैरियन को देखकर पागलों की तरह अमेंडाइन कह कहकर पुकारने लगता है और किसी सिरफिरे आशिक की तरह उसके करीब आने लगता है, जिससे डरकर मैरियन ने उसकी नाक पर ऐसा वार किया कि उसकी नाक टूट गई और फिर उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आ जाती है, जहाँ मैं सभी राज से पर्दा उठाता हूँ। चलिए जानते हैं कि आखिर एवलिन की मौत कैसे हुई, उसे किसने मारा और ये अमेंडाइन कौन है। इसके लिए हम वापस कहानी की शुरुआत के उसी अधूरे हिस्से पर जाते हैं, जहाँ अफ्रीका के अभियान में हमने रोलेक्स को देखा था। यहाँ अरमांड नाम का एक बेरोजगार लड़का रोलेक्स का जिक्र करते हुए उसकी रहीसी की बढ़ाई कर रहा था और सबको बता रहा था कि यह सब कुछ उसने पापा सैन्यों की बदौलत पाया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा इंटरनेट स्कैमर का रैकेट चलाता था। अरमांड भी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इस गैंग का हिस्सा बन जाता है और लड़कियों की फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। इन्हीं प्रोफाइल में से एक प्रोफाइल थी मैरियन की, जिसकी फोटो का इस्तेमाल करके उसने अमेंडाइन नाम की एक लड़की की फेक आईडी तैयार की थी और फिर माइकल से गुफ्तगू करना शुरू कर देता है। माइकल नकली अमेंडाइन की बातों में इतना आ जाता है कि वो उससे प्यार करने लगता है और जब कभी माइकल उससे उसकी फोटो मांगता है तो वो यूरोपीय लड़का मैरियन की फोटो चुराकर भेज देता, जिसे देखकर माइकल पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठता है और इस जाल में फंसता चला जाता है। अरमांड ने अमेंडाइन बनकर माइकल से खूब ढेर सारे पैसे ऐंठे और माइकल भी उसकी बातों में यकीन कर करके जब जब उसने पैसों की मांग की तब तब उसे पैसे देता रहा, जिससे अरमांड भी अमीर हो गया। वो भी अब रोलेक्स और बाकी के साथियों के साथ अय्याशियां करने लगा। जब उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए तो वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मोनिक्यू से मिला, जो एक अमीर आदमी के साथ रहने लगी थी। लेकिन उस आदमी के शहर से दूर रहने की वजह से उन दोनों का रिश्ता फिर से परवान चढ़ने लगा। अरमांड को माइकल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नजर आने लगा और उससे लिए पैसों से वो मोनिक्यू को महंगे महंगे तोहफे देना शुरू कर देता है। और फिर एक रोज जब माइकल की आंखों के सामने मैरियन आई तो उसे लगा ये अमेंडाइन है जो यहाँ उससे मिलने के लिए आई है। इसीलिए डर की वजह से उसने लिफ्ट देने की बजाय गाड़ी घुमा ली, क्योंकि उस रोज उसके साथ गाड़ी में एलिस भी बैठी थी। इसके बाद घर पहुंचकर माइकल अरमांड को मैसेज करके कहता है कि मैंने तुम्हें आज अपने शहर में देखा, क्या तुम मुझसे मिलने आई हो? जिस पर खुद को फंसता हुआ देखकर अरमांड हाँ में जवाब देता है। उधर जब पापा सैन्यू को मालूम पड़ता है
कि अरमांड ने उसे बिना बताए माइकल से काफी सारे पैसे ट्रांसफर करवाए हैं, तो वो उसमें से अपना हिस्सा मांगने लगता है, जो कि $5000 था। इतने पैसे अरमांड कहाँ से लाता, ये सोचकर वो परेशान होने लगा और थक हार कर माइकल से रोकर गुजारिश करने लगा कि उसे जल्द से जल्द $5000 की जरूरत है, वरना वो उससे कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये पैसे उसने कुछ गुंडों से लिए थे जो कि उसकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। बेचारा माइकल बिना कुछ सोचे समझे पैसों की व्यवस्था करके सीधे मैरियोन के पास छोड़ आया था, क्योंकि उसे लगा कि वही अमेंडाइन है। वही पैसे देखकर मैरियोन को लगा था कि ये पैसे उसे एवलिन दे रही है। इसके बाद उसने उसे फोन करके काफी उल्टा सीधा कहा। फिर शाम को जब दोनों के बीच झड़प हुई और एवलिन ने उसे तमाचा मारा, तो दूर खड़े माइकल को लगा कि जरूर यही उसी गैंग की मेंबर है जिससे मैरियोन की जान को खतरा है, और वो एवलिन का वहां से निकलते ही उसका पीछा करके उसे जान से मार देता है। साथ ही साथ अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए उसने उसकी लाश को जोसेफ के फार्म पर छोड़ दिया, ताकि इस केस में वो फंस जाए। घर पहुंचकर जब ये बात सोशल नेटवर्क पर माइकल ने अरमांड को बताया, तो वो दंग रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके चक्कर में इस व्यक्ति ने महिला को मार दिया, और ये बात वहाँ की साइबर सिक्योरिटी के रेडार में आ जाती है, जिसके कुछ ही घंटों बाद पुलिस का वहाँ छापा पड़ जाता है और अरमांड पकड़ा जाता है। पुलिस ऑफिसर माइकल को कॉल करके इस स्कैम के बारे में बताता है और उससे अरमांड के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने को कहता है, मगर माइकल पुलिस के पास जाने से साफ साफ इनकार कर देता है और इस बात को यहीं पर खत्म करने को बोलता है। और यही बात उस दिन एलिस ने सुन ली थी। इसके बाद वो एक आखिरी बार मैरियोन के पास गया, ये सोचकर कि वही उसकी अमेंडाइन है, पर वहां पहुंचकर उसे सब कुछ समझ में आ गया और अपने किए गए कर्मों के पछतावे में उसी रात कुछ पैसे बटोरकर अरमांड को सबक सिखाने के लिए अफ्रीका के लिए रवाना हो गया। अबिजान पहुंचकर अरमांड को ढूंढने के लिए वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, जहां उसे उसका पता मिलता है और फिर आखिरी में वो उसे ढूंढ लेता है। हालांकि अरमांड पहले जैसा नहीं रहा था। उसने अपने अपराध की दुनिया को छोड़कर अपने अंकल के साथ ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी कमाना शुरू कर दिया था। माइकल उसे उसके किए की सजा देना तो चाहता था, लेकिन न जाने क्यों अरमांड को परेशान देखकर माइकल उसे छोड़ देता है। शायद अरमांड को उसके कर्मों की सजा मिल गई थी, क्योंकि उसका प्यार मोनिक्यू हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर अपने पति गुइलाइम के साथ फ्रांस जा रही थी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का ट्विस्ट अभी बाकी है, और वो ये है कि गुइलाइम कोई और नहीं बल्कि एवलिन का वही पति है, जिसका इंतजार वो पहाड़ों के उस गांव में कर रही थी। और आज मोनिक्यू को भी वहां यही लेकर आया था, जहां एवलिन गलतफहमी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।